बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ करते हैं और आगाज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आज के शो में स्पेशल आपके लिए चीज़ें जो डिज़ाइन की गई हैं। हमेशा की तरह हम शहर की अहम खबरों पर तो एक नज़र डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज हम जो कि 2-3 दिन से फोकस कर रहे थे कि स्मॉग की वजूहात, जिसमें सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को, तो क्या कार्रवाई की जा रही है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ, स्मॉग तदारुक के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और माहौलियात की जानिब से क्या किरदार अदा किया जा रहा है, महकमा माहौलियात का रोल क्या है, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं। कुछ सजेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन आगाज कर लेते हैं पहले सेगमेंट से। जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए अपडेट्स क्या हैं, आज मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन स्मोक जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 450 से ऊपर जो है वो पहुंच चुका था, लेकिन आज जो है अभी इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है शहरियों के लिए, और इस हवाले से हुकूमत को जो है वो हरकत में आने की ज़रूरत है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो है वो कंट्रोल किए जाने की जो है वो फौरी ज़रूरत है। और इस हवाले से जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ उनका क्रैकडाउन करना ज़रूरी है, और दूसरी जानब जो कूड़ा करकट को आग लगाई जाती है उसके हवाले से भी आगाही मुहिम चलाए जाने की ज़रूरत है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तो लाहौर शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी जो है वो देखने में आई है। सुबह के वक्त जो है दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 75%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 48% तक जाने का इम्कान है। और आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम में तब्दीली के साथ साथ स्मॉग ने जो है पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है, और आइंदा दिनों में स्मॉग जो है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है 2 से 3 रोज़ तक, लेकिन दर्जा हरारत जो है उसमें मामूली कमी जो है वो देखने में आएगी। जी तो नाज़रीन, जैसे जुनैद बता रहे थे कि मौसम हम देख रहे हैं कि तब्दीली की तरफ तो जा ही रहा है, सर्दी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब महसूस भी हो रही है, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं हैं। तो स्मॉग जो है वो हम देख रहे हैं शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसके तदारुक के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर बारिश हो जाएगी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि जुनैद बता रहे थे कि फ़िलहाल बारिश के इम्कानात भी नहीं हैं। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल। शहर की सूरत हाल क्या है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, टॉप स्टोरीज़ पर नज़र डालते हैं। खबर है पहली हमारे पास, रिवर रावी सिटी मंसूबा मुश्किलात का शिकार, महमूद बूटी के सनतकार और मुतासिरीन सरापा एहतजाज। स्मार्ट लॉकडाउन मजाक बन गया, मुतासिरा इलाकों में SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। शहर में साफ पानी मंसूबे के लिए 1.5 अरब मंजूर, 4 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 4 अरब 51 करोड़ की मंजूरी। बस अड्डों की मॉनिटरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट पुलिस बनेगी। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चाल है? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ तो चलते हैं, लेकिन अभी कुछ मजमूई सूरत हाल पे शहर की बात कर ले, क्या कहना चाहेंगे? स्मॉग पर एक कमेंट चाहिए आपका। स्मोक पे देखें जी, जिस तरह जुनैद भी बता रहा था, नवंबर में तो बारिश का इम्कान नहीं है और दिसंबर में बारिश होगी। उसके साथ स्मोक के साथ अब जिसको सांस की बीमारी है, जिसको चेस्ट इन्फेक्शन है, जिसके लिए नाक का मसला है, उसको साइनस का इशू है, उनके लिए बहुत डेंजरस है। उनको मुकम्मल एहतियात करनी चाहिए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हालात है ना, जिनको मसला नहीं भी है उनको भी हो जाएगा। अब इससे इंटीग्रेटेड आगे कोरोना है कि सबसे पहले कोरोना जो है ऐसे लोग जिनको सांस, छाती, नाक, कान, गले का कोई ऐसा मसला होता है उनको इफेक्ट करता है, उसके लिए भी वाइस वर्सा उनके लिए मुश्किलात का है। तो इसके लिए 100% आप ऐसे मरीजों को बचा के रखें
ان کو خاص طور پہ صبح کے اوقات جو ارلی ہوتے ہیں جس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اسموگ بالکل زمین کی سطح کو ٹھہری ہوتی ہے, اور دوسرا شام کا جو رات کے بعد بڑھنے کے امکانات تو اس پہ بچنا چاہیے, بالکل اس پہ نکل آنی چاہیے, اور اپنے آس پاس پودوں کو, درختوں کو اگر خود کوشش کر سکتے ہیں پانی دے کے رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے, میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ اپنی رسپانسبلٹی پلیز سمجھے, کم از کم کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. جب آپ کے ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا تو ایک میسج بھی جاتا ہے اوور لوگوں کے لیے, دوسرا آپ کی صحت بھی بہتر رہتی ہے. آج کی پہلی سٹوری ہمارے پاس لیڈ سٹوری ڈیری سٹی 42 کی کیا ہے وہ ڈسکس ہم کریں گے. ریور راوی سٹی منصوبہ مشکلات کا شکار. اس طرح کے جب منصوبے ہم سنتے ہیں تو لوگوں کو کہیں ایک طرف مشکلات جو ہیں ان کا سامنا رہتا ہے, لیکن یہاں مشکلات نہیں, یہاں تو اس قدر مشکلات تھی کہ کل لوگ احتجاج کرتے رہے. بہت سارے دوسرے منصوبوں پر بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. کیا کہیں گے دورے نے آپ؟ دیکھیں جی, جو حکومت کا ایک ماسٹر پلان تھا اور ماضی میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ ہے, پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کرتا ہوں. اس وقت بھی جب بات کی گئی تو یہ سوچا گیا کہ لاہور کے ارد گرد جو ڈویژن کے چاروں اضلاع ہیں جس میں قصور ہے, ننکانہ ہے, شیخو پورہ ہے, کیوں نہ ان کو لاہور کی سطح پہ, لاہور کی طرز پہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے تاکہ لاہور کے اندر آنے والوں کا فلو ذرا کم ہو, لوگ اپنے آس پاس شہروں میں جا کے بسیں. پوری دنیا میں میلوں دور لوگ رہائشی کالونیاں رکھتے ہیں اور اس کے بعد مین سٹیز میں صرف کام یا کاروبار کی غرض سے آتے ہیں. اگر آپ انگلینڈ کی بات کریں تو لنڈن کے آؤٹ سکرٹ جتنے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں, اور لنڈن شہر میں آنے کے لیے وہ ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم پیریڈ مارجن رکھ کے آتے ہیں. یہ صورتحال ہمارے ساتھ اگر دیکھی جائے تو شیخو پورہ کی ہے, قصور کی ہے اور ننکانہ صاحب کی ہے. آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہ آ جا سکتے ہیں. ہم نے نئے شہر وہ آباد نہیں کیے, ہم نے سوچا کہ نہیں لاہور کے اندر ایک لاہور آباد کرنا ہے. سب سے بڑی خرابی یہاں سے پیدا ہونا شروع ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ فورس ہی نہیں کیا کہ ہم جن لوگوں کو اٹھانے جا رہے ہیں وہ کتنے سالوں سے بیٹھے ہیں, اور اگر ان کو اٹھا کر ہم نے وہیں پہ وہی چیزیں لانچ کرنی ہے تو کیا فائدہ. آپ رہائشیوں کو اٹھا کے وہاں پہ رہائشی آبادیاں لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, آپ صنعت کاروں کو اٹھا کے انڈسٹریل زون بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا پلان کر رہے ہیں کہ الٹا نقصان اور پہنچا رہے ہیں. 15-20 سال سے جن لوگوں نے جو ریٹ وہاں پہ لیا ہے زمینوں کا, آج آپ ان کو 15-20 سال بعد وہی ریٹ دے رہے ہیں, تو کون اس طرح سے آپ کے منصوبے پہ آمادہ ہوگا. ریور راوی پروجیکٹ میں ایک ڈیپ سٹڈی کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے کہ ریئل ٹائم آنر لینڈ کا کون ہے اور ریئل ٹائم لوگوں کو فائدہ کیا ہو رہا ہے, کیا نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک بینیفیشری ہے جس نے زمینیں لی کسی دور میں اور لے کے چھوڑ دیں اور اب ان کے پیسے کمانے کا وقت آ گیا ہے, وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو واقعی افیکٹی ہیں, لاہور شہر کی جتنی بھی سبزیوں کی ضروریات ہیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں, لاہور شہر کی جتنی انڈسٹریاز اب باہر جا رہی ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کی انڈسٹریز ہیں, تقریباً 2000 کینال تو صرف محمود بوٹی پہ انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں, اور اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے. اسٹیل کی, پلاسٹک کی, پائپ فیکٹری, الیکٹرک فیکٹری, ساری قسم کی فیکٹریاں موجود ہیں, اور میں نے خود بھی وزٹس کی ہیں. ہزاروں لوگ اور ہزاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں خاندان, وہاں پہ روزگار ان کو ملتا ہے. اور پلان آپ کا دیکھیں کہ آپ وہاں سے ان کو نکال کے ایک دوبارہ انڈسٹری زون بنانا چاہتے ہیں, انڈسٹریز کو باہر پھینک کے ان کا اربوں کا انفراسٹرکچر زیرو کر کے اس کے بعد وہاں پہ دوبارہ آپ انفراسٹرکچر کا پلان بنائیں گے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا کون سا ایسا پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ کا کون سا ایسا قانون ہے جو ایسے پروجیکٹ کو مفاد عامہ کا پروجیکٹ کہتا ہے, جہاں پہ مفاد عامہ کا قتل عام کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا یہ کوسچن, ابھی وہ پروجیکٹ شروع بھی نہیں ہوا, کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے. آپ دیکھیں نا, مفاد عامہ کے نام پہ مفاد عامہ کا قتل عام کر رہے ہیں, سیکشن 4 سیکشن 5 کا غلط نفاذ کر رہے ہیں اور اس کو دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آگے یہ کل کو باتیں کھلیں گی, اور کل کو جب کوئی متحرک اور ذمہ دار ادارے دیکھیں گے کہ یہ پروجیکٹ کیوں بنائے گئے, اس کے بعد ان کو کیوں الائیو کیا گیا, کس طرح سے لوگوں کے تحفظ کی بجائے ان کے حقوق پامال کیے گئے, یہ بہت سارے کوسچن ریز ہوں گے. مجھے بتائے گا, اتنا بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں, obviously ایک پراپر پلاننگ کی جا رہی ہوگی, تو وہ لوگ جو کہ پلان کرتے ہیں, جو کہ تمام پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں, وہ اتنی اہم چیزیں کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اب ان کی نظر اندازی کی حالت اور پلاننگ کی حالت دیکھیں کہ میں بالکل شور نہیں ہوں, لیکن مجھے کنفرم یہ بات ہے کہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے اسی منصوبے کے اندر سے گزر رہی ہے, اس کے لیے جو اراضی کا ریٹ مقرر کیا گیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو آج ان کو دیا جا رہا ہے. تو اتنے سال پہلے اگر آپ ایک روڈ ایکوائر کرنے کے لیے اراضی کا زیادہ ریٹ دے سکتے ہیں تو ان کو کم کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے تو یہیں سے ڈسکرمنیشن اور یہاں پہ آپ نے اختلاف کی بنیاد رکھ دی. اس کے بعد
جتنے لوگ ہیں ان کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے بیچاروں کو, وہ احتجاج کرتے ہیں. ابھی تک تو دیکھیں وہ پورا من احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے کہیں پہ بھی آ کے نہ کوئی خرابی کی, نہ کوئی ٹریفک کو نقصان پہنچایا, نہ کسی انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. لیکن آخر کب تک پورا من احتجاج کریں گے؟ کوئی تو جائے, کوئی تو ان کو بلائے, کوئی ڈپٹی کمشنر, کمشنر لیول پہ, اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ, پولیس لیول پہ پوچھے تو صحیح بلا کے اتنے بڑے گروپ کو کہ یار اتنے ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں, کیا وجہ ہے, کیا چاہتے ہیں؟ کوئی چھوٹی وجہ تو ہوگی نہیں. اچھا, اس خبر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پانی محفوظ بنانے کے منصوبے کے لیے بھی خطرہ ہے. اب یہ کیسا خطرہ ہے؟ آلریڈی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زیر زمین پانی کی سطح کہاں جا رہی ہے, مسائل اتنے بڑے ہیں, اور پھر اس منصوبے کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ بالکل یہ میری ہی خبر ہے, اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 120 ایکڑ اراضی پہ واسا نے ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بنایا تھا. بڑا مشہور پروجیکٹ ہے. اس میں زیر زمین پانی کو بچانا تھا اور ٹریٹ کر کے ایک مقام پہ اکٹھا کر کے دوبارہ اس کو ہمارے واٹر سسٹم کے اندر انجیکٹ کرنا تھا. خواہ وہ زمین کے اندر انجیکٹ کرنا تھا, خواہ وہ ہماری واٹر سپلائی لائن میں انجیکٹ کرنا تھا. پانی آپ کا ضائع ہونے سے بچ جانا تھا. اب اس کے لیے سیکشن 4 کا نفاذ ہو چکا تھا. ایشین انفراسٹرکچر بینک جو ہے وہ اس کے لیے 21 ارب روپے کی جو سافٹ لون ہے وہ دینے کو تیار ہو چکا ہے. اکنامک کونسل سے اس کی منظوری ہو چکی ہے, PC1 اس کا اپروو ہو چکا ہے. اب فائنلائزیشن جب سٹیج آئی ہے تو پتہ لگا کہ اس کی 120 ایکڑ بھی جو ہے وہ ریور راوی کے اندر آ گئی ہے. اب ایم ڈی واسا صرف چیئرمین سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کام دیں, لیکن اس منصوبے کو الائیو رکھنے کے لیے, اس منصوبے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو انٹیکٹ رکھیں, یعنی کہ اس کو بحال رکھا جائے. خواہ وہ واسا کو ہی آپ کام دیں کہ جی یہ بحال رکھیں, یہ پروجیکٹ آپ ہی یہاں پہ لگائیں گے, ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. خواہ اس کو ریور راوی اتھارٹی اپنے اندر لے کے اس کو الائیو کر لے. اس کے بغیر لاہور شہر میں پانی کی ضروریات پورا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے. ہم 3 فٹ سالانہ پانی کی گراوٹ کا شکار ہیں, جو امید ہے مجھے کہ اگر یہی حالت رہی تو 1-2 سال کے بعد ہم 3.5 اور 4 فٹ پہ چلے جائیں گے. اور یہ اتنی بڑی گراوٹ کی یہ نشانی ہے, اور یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری نہیں کہ ہم وہی پانی جس کو ٹریٹ کر کے دوبارہ اس کو سسٹم میں یوز کریں, ری یوز کریں, آبیاری کے لیے یوز کریں, آبپاشی کے لیے یوز کریں, زراعت کے لیے یوز کریں, دیگر ہم اپنی جو ہے پلانٹیشن کو پانی دینے کے لیے بھی یوز کریں. ہمیں آلٹرنیٹ سورس کی طرف جانا ہے. اگر ہم نہیں جائیں گے, پینے والے پانی کو نکالتے رہیں گے, تو آج تو ہم 600-800 فٹ زمین گہرے سے پانی نکال رہے ہیں, کل ہم 1000-1200 فٹ پہ چلے جائیں گے, اور ان دا اینڈ نیچے پتھر آ جائیں گے, آپ کے پاس پانی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے, اور اس کے لیے انتظار اب نہیں کرنا, اس کے لیے پلاننگ کی طرف اب جانا ہے. لیکن خیر, بیک ٹو دا وہ مظاہرین جنہوں نے کل احتجاج کیا, ان کا پوائنٹ اب یہ ہے کہ اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو وہ دھرنے کی طرف جائیں گے. اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہمیں ایک بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے, اگلی خبر کی طرف چلیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز اپڈیٹس تھی, اگلی خبر کی طرف ہم چلیں گے. اور اس سے پہلے, بریک سے پہلے جو ہم خبر ڈسکس کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ چیز بھی شامل کی کہ پانی جو ہے اس کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے حوالے سے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں. منصوبے جو شروع کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی ایز سچ پلان ایسا نہیں کیا جا رہا کہ ان چیزوں کو محفوظ کیا جائے. اور اب خبر یہ ہے جی کہ شہر میں صاف پانی منصوبے کے لیے 1.5 ارب منظور کیے گئے ہیں. نورین, آپ بتائیے گا اس سے کیا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ سب سے پہلے آپ اسے ہی پوچھیں گے 1.5 ارب لائیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے جی, 1 ارب روپے کا انڈر پاس بناتے اچھا, مجھے لگا تھا کہ شاید یہ کچھ بہتری ہو جائے گی. 1 ارب کا انڈر پاس بناتے ان کی تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, مطلب کہ بہت ہی مشکلات ہو گئی ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے یہ بیچارے پیسے اکٹھے کر کے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, اور فائنینشیل ایشوز بھی ان کو کافی زیادہ آئے ہیں. ماضی میں یہی سرکار پنجاب کی جو ہے وہ میٹرو بھی بنا لیتی تھی, میٹرو بسیز, اور 40-45 ارب روپے کا پروجیکٹ بھی کھڑا کر لیتی تھی. انڈر پاسز, فلائی اوور, پائپ لائنوں میں لگے ہوتے تھے, اور ہم ایک ٹائم پہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ آج کس کی اپڈیٹ دینی ہے, اور اب افتتاح کس کا آ رہا ہے, اور ہر ہفتے 10 دن بعد ایک نہ ایک چیز ہوتی تھی. لیکن آج آپ کے پاس جو ٹائم فریم دیے گئے ہمارے سامنے اس میں وہ کام ہوتے, آج آپ کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سپورٹس کمپلیکس بند پڑے ہیں, ٹھوکر والا پروجیکٹ بند پڑا ہے. آپ اکموریا پل کی عوام کی چیخیں تک نہیں سنائی دے رہی ہیں آپ کو. آپ صرف فردوس مارکیٹ کو بنانے, وہ بھی نہیں بن پا رہا. میں صرف یہ اتنی تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اب میں آپ کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جب حالات یہ ہوں تو آپ 1.5 ارب روپے, بہت معمولی رقم ان پروجیکٹس کے آگے ہے, آپ کہاں سے لائیں گے؟ اور لے بھی آتے ہیں تو آپ کی پلاننگ کیا ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے اسکیموں پہ پیسے لگا کے کب تک لوگوں کو آرٹیفیشل طریقے سے پانی بچا کے فراہم کرتے رہیں گے؟
अल्टीमेट आपको सरफेस वाटर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा जिसमें पूरे शहर के पानी को ट्रीट करके बचाने के लिए रिसाइकलिंग के और मुख्तलिफ उसके अंदर इशूज़ तरीके हैं, उसमें काबिल इस्तेमाल बनाना होगा। फिर ही आप लाहौर शहर में आपको पता है कि 600 से भी ज़्यादा ट्यूबवेल हम क्रॉस कर गए हैं। सिर्फ लाहौर शहर अगर 1.25 करोड़ आबादी को पानी फराहम करने के लिए आपको 600 ट्यूबवेलों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो सिर्फ अना मुझे ये बताएं कि अगर ये जिस तरह आबादी बढ़ रही है, लाहौर से बाहर किसी शहरों में वसाइल उस तरह से नहीं पहुंचाए जा रहे, तो आने वाले दिनों को सिर्फ लाहौर के लिए पानी निकालने के लिए आपको कितने ट्यूबवेल लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल। कोई विजन के तहत चलने के लिए ज़रूरी है कि आप एक मास्टर प्लान जो बनाया है वासा ने ऑलरेडी, उस पर इम्प्लीमेंट तो करके देखें। उसी के तहत मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं। लाहौर शहर जैसे इतने बड़े मेगा सिटी में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। फैसलाबाद जैसे शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, लाहौर में नहीं है। यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमारा ज़हन घूमना शुरू हो जाता है कि भाई फैसलाबाद ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे लोगों ने सब कुछ किया, लोन लिया, फ्रेंच कंपनी आई, फ्रेंच कंपनी ने वहाँ पे लोन करके उनको एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। लेकिन हमारा जैसा शहर जिसके साथ रावी गुजरता है, अब जो गंदे नाले में तब्दील होता जा रहा है, आपके लाहौर शहर के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट के लगाने के इतने मौके मौजूद हैं। आपके तमाम तर बारिशी नाले जो आज सीवरेज ड्रेनें बन चुकी हैं, बिल्कुल सही कहा, उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है। वो तमाम पानी जो रावी में जा रहा है पूरे शहर का, उसके आगे आपको ट्रीट करके पानी रावी में फेंकने की ज़रूरत है। कोर्ट्स की इसमें अंडरस्टैंडिंग है, जजमेंट्स हैं, आप उसको नहीं फॉलो कर रहे। आप क्या करते हैं, छोटे छोटे फंड्स चिप इन करके आप लोगों को सिर्फ ये सियासी तौर पे देना चाह रहे हैं कि जी कहीं हमारी पानी की सियासत ना खत्म हो जाए ना। हमने तो साफ पानी पे सियासत की है, माजी में भी की गई है, उनको भी कोई क्लीन चिट नहीं है। ये भी पानी की सियासत कर रहे हैं। और हमारे मोहतरम गवर्नर साहब भी याद है आपको, इनका नून लीग से जाने का जो इख्तलाफ है वो साफ पानी पे पड़ा था। बिल्कुल खासे मुतहरिक थे, और अब भी जब वापस आए तो उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है साफ ये बिल्कुल, ये सारी पिक्चर खींचने का मकसद ये है कि एक तरफ फंड, दूसरी तरफ पानी की सियासत और तीसरी तरफ रियलिटी पे हम बात करें। यानी हम इस तमाम तर डिस्कशन का नतीजा ये निकाल लें कि फिर हम ना ही समझे। आप ना ही समझे, क्योंकि ये मंजूरियां जो है ना, हम आज 10 से 11 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ कि जी इतने अरब की मंजूरियां हो गई, इतने, और फिर हम लोग ही ये रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि ये पैसे खर्च ना हो सके, क्योंकि वो पैसे कभी लिक्विड थे ही नहीं। बिल्कुल ऐसे वो तो कागजों में चल रहे थे कि 25 अरब की हमने मंजूरियां दे दी। अब एंड पे देखा जी 25 अरब तो खर्च हो ही नहीं सके, वो जी डाइवर्ट हो गए, वो कागजों में घूमते रहे, कागजों सब अच्छा दिखाने के लिए ये सब कागजों में जो है वो घुमाया जाता है। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं, और अगली खबर हमारे पास है, स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, इलाके जो थे वो बताए गए थे, और उन इलाकों में किस हद तक जो है वो हम देख रहे हैं लोग संजीदा हैं, इंतजामिया संजीदा है, सभी के सामने हमारे रिपोर्टर्स कल हमें रिपोर्ट भी करते रहे हैं। दुर्रे आप क्या कहेंगे, 4 अफराद मजीद जाम बहक हुए हैं, केसेस धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं, आपने इलाकों का इंतखाब कर लिया, उनको बता दिया कि ये है जहाँ पर हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, लेकिन अगेन सिर्फ आपने मेंशन किया है, वहाँ पर कार्रवाई कोई नहीं है। बहुत मुश्किल है डिप्टी कमिश्नर लाहौर के लिए ये नई असाइनमेंट, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और उनका फोकस जहाँ महंगाई भी है, चीनी की फराहमी भी है, आटे की फराहमी भी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेसी भी है, उसके बाद आपके कोरोना एसओपीज़ पे अमल दरामद भी है। लेकिन आई थिंक ये इस टाइम सबसे बड़ा मसला और है, बिल्कुल प्रायोरिटी पे आपका ये मसला है कि आप कोरोना एसओपीज़ पे अमल दरामद कराएं। और आपने जिन जिन इलाकों में इसको इम्पोज किया है, वहाँ पे 1-2 अहलकार खड़े होते हैं पुलिस के माजरत के साथ, एक छोटा सा उन्होंने बैरियर रखा होता है, उसके बाद लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 1-2 जगह कनाते लगा देते हैं, उसको भी लोग खींच के उससे भी गुजर रहे हैं। जब ऐसे स्मार्ट लॉकडाउन लगाने हैं आपने, तो फिर आप समझें कि ये हालात ख़राब है। स्मार्ट लॉकडाउन में तो आपको ज़रूरत है कि जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जिन्होंने कोई दवाई लेनी है, जिन्होंने कोई हॉस्पिटल जाना है, जिनके बच्चे कोई बहुत एमरजेंसी में कहीं आ जा रहे हैं, आप उनको रियायत दें। कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई हॉस्पिटल में जॉब करता है, कोई डॉक्टर है, आप उनको रियायत दें। कोई पुलिस में सर्विस करता है, उसको आप रियायत करें। बाकी लोगों को आप कहिए कि आप घर में रहें, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस, जब तक ये हम एक सर्कल जो लॉकडाउन का वो पूरा ना कर लें। लेकिन यहाँ पे हालत ही कोई नहीं है। यहाँ पे आपने एक कनात बांधी, एक छोटा सा बैरियर खड़ा किया, 2 पुलिस खैर खड़ा करके आपने अल्लाह खैर सल्ला, और आपके जितने लोग जा रहे हैं वो जाके एक फ़ोटो सेशन करवाते हैं वहाँ पे, बशमूल आपके डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग फोटो सेशन करा के जी हमने बड़ा चेक कर लिया, और उसके बाद अल्लाह खैर खैर सल्ला, पूरा दिन कोई नहीं देखता क्या बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो चलें, फिर वो इलाके हैं जिनको मेंशन किया गया, वहाँ कोई नहीं जा रहा। मार्केटों की तरफ आप चले जाएं तो हालात
इस कदर खौफजदा हैं। अब आप दूसरी तरफ आई हैं कि हमारी एहसास ज़िम्मेदारी और हमारी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी क्या है। बिल्कुल एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंजेस हैं, पुलिस को चैलेंजेस हैं, और ये वो मामला है जिसमें सबसे ज्यादा रोल भी हमारा अपना है। और अब आपने कहा जी, चलें मैं आपको एक बताता हूँ कि गैदरिंग में आपने कहा जी कि 500-600 से लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपने तय कर लिया, लेकिन अब वो क्या गारंटी है कि 500-600 लोग भी तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता शहरी की तरह, ज़िम्मेदार शहरी की तरह बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे भी तो मार खा रहे हैं ना। हमारे पास एजुकेशन इतनी अच्छी है, इतनी महंगी हर तरफ है, लेकिन जो इखलाकी एजुकेशन है, जो इखलाकियात हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो सेंस ऑफ आपकी ज़िम्मेदारी है, वो ख़त्म होती जा रही है। और वो किसी अच्छे से अच्छे स्कूल में भी माजरत के साथ उस तरह से नहीं पढ़ाई जा रही। किसी भी स्कूल में कोई बहुत ही शाज़ व नाज़िर शायद हो, 1% चांस तो देना चाहिए कि शायद ही कोई एथिक्स की क्लास होती हो, शायद ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस की क्लास होती हो, शायद ही किसी शहरी को अच्छा इंसान बनाने की, किसी बच्चे को बेहतर तरबियत देने की क्लास होती हो। हमें अब इस तरफ जाना पड़ेगा, बड़ा सीरियसली इस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इखलाकी इक़दार में गिरावट हो रही है। इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो बड़ा अच्छा स्कूल होना चाहिए, नामी गिरामी होना चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि आपके बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत होगी भी या नहीं। और अन्ना जब हम जब तरबियत की ब्रैकेट से गुजर जाते हैं, हम एक सीखने समझने के अमल से आगे चले जाते हैं, फिर ये आदात बदलना, फितरत बदलना, इंसान की तालीम तरबियत करना, उसका भी एक टाइम ब्रैकेट होती है। उसके बाद अब किस तरह कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें बुनियादें ठीक करनी होंगी और फिर हम इस मकसद की तरफ जाएंगे कि जो कहा है उस पे अमल होगा, जो समझा है उस पे होगा, जो ज़रूरी काम है उस पे बनाया। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को घर में जो है इस तरह से गाइड करें, उनकी तरबियत करें कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लाहौर के पेरेंट्स की आप एक मिसाल, मैं आखिरी बात करूंगा, ऑरेंज लाइन की एक वीडियो मंजर आम की है जिसपे बाप खुद बेटे को ऊपर चढ़ा के वो कलाबाजियां लगवा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जहाँ पे ये हालात ये आप बच्चों को सिखाएंगे तो आप क्या करेंगे। मैं जहाँ हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, हमें वालिदैन और इंडिविजुअल्स की बात भी करनी चाहिए। इस मामले पे सबसे ज्यादा हर रोज ये बात हम रिपीट करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ताउन करेंगे तभी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, वजीर आजम का सेहत सहूलत प्रोग्राम 6 अरब का नादहिंदा। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे मांग लिए हैं, पैसे सब मांगी जा रहे हैं, पैसे हैं नहीं, क्या होगा? तो देखिए जी, अब अपनी खबरों की तरफ खुद ही ताने बाने जोड़ रही हैं कि पैसे हम मंजूर भी किए जा रहे हैं, पैसों का ऐलान भी किए जा रहे हैं, पैसे हैं और जिन्होंने पैसे लेने वो पैसे लेने हैं, हर तरफ पैसे पीछे बेगी जा रहे। एक सर्कल है कि पैसे ऐलान किया, पैसे आगे चल पड़े, पैसों से काम करा लिया, कंपनियां पीछे भाग रही हैं, फिर हुकूमत के पास आके खड़ी हो गई हैं। हमने 2.5-3 साल होने को हमारा रोल ये है कि हमारी जेबों से बस पैसे निकल रहे हैं और हम 3 साल इसी चक्कर में, अब हमने तकरीबन तीसरे साल के अंदर हैं और 2 साल और गुजर जाएंगे, 5 साल हुकूमत पूरी कर जाएगी और फिर पता लगेगा कि सेहत सहूलत में कितनी इंश्योरेंस कंपनियों की क्लेमेंट हो गई, उसके अंदर कितने पैसे हमने मंसूबों के देने हैं, कितने पैसे हम ठेकेदारों की सरकार मकरूज हो गई। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, इस प्रोग्राम में गरीबों का इलाज कहा जा रहा है कि होता है मुस्तहिक और गरीबों का इलाज पहले भी नहीं हो रहा था और अब जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। आपने सेहत कार्ड बना लिए, प्राइम मिनिस्टर आए भी, उन्होंने सेहत कार्ड भी यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके उसको भी किकअप एक प्रोग्राम किया, पूरे पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। लेकिन असल बात ये है कि कब तक, और आप एक हद है ना हर एक कंपनी की, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उसकी एक लिमिट है। उसने अपनी बजटिंग की होती है कि उसने कार इंश्योरेंस में इतने पैसे इंजेक्ट करने हैं, उसने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो कंपनियों से मुआहदे किए उनके साथ इतने पैसे इंजेक्ट करने हैं, फिर सरकार के साथ जो मुआहदे किए हैं उनके साथ इतने पैसे इंजेक्ट करने हैं। अभी अपनी जेब से लगा लेंगे, फिर सरकार से पैसे आते रहेंगे, लेकिन वो जेब से लगाई जा रहे हैं, सरकार से पैसे नहीं आ रहे। अब मसला यहाँ पे आ गया है। अब 2 बातें हैं, अगर ये प्रोग्राम रोक देते हैं, अपना इंजेक्ट जो उनका अपना सरमाया वो करना छोड़ देते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी, और अगर वो इंजेक्ट नहीं कर रहे, मज़ीद इसको हाथ खड़े कर देते हैं सरकार के पैसे देने तक, तब लोग दरबदर हो जाएंगे। जिनके ऑपरेशन पाइपलाइन में है, जिनके इलाज मुआवजा पाइपलाइन में है, वो रोएगी। सरकार दुआएं लेने की बजाय बद्दुआओं की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, और एक्चुअली लोग इस कदर अब परेशान हो गए हैं कि हमने लोगों को देखा है इस स्टेज पे आते हुए भी कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। खैर अल्लाह ताला रहम करे, हालात तो हर तरफ से मुश्किलात में हमें नज़र आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
बस अड्डों की मॉनिटरिंग के लिए ट्रांसपोर्ट पुलिस बनेगी। 1 अरब का तखमीना तैयार कर लिया गया है। मकसद इसका क्या है और क्या बेहतरी आएगी इससे दूर नायाब? मकसद ये है कि ब्रांड अपना लॉन्च कर दें और कल को हमारा को बताने को हो कि जी ये हमने ब्रांड लॉन्च किया था। सही। आपको पता है पंजाब पुलिस की वर्दियाँ कितनी बार तब्दील हुई और हर आईजी ये कहता था जी कि ये वर्दी का कलर मैंने इंतखाब किया था और ये वर्दी मैंने आ गई थी। इसी तरह ये ब्रांड जो होता है ना, हर हुकूमत का एक स्टिग्मा होता है। वो कहते हैं जी कि ये हमारा ना एक लैंडमार्क है और अब हमने एक फोर्स बनाई, जितनी शबाशी साहब ने फोर्सेस बनाई है उसके बाद गुंजाइश रह गई है वैसे कि कोई और फोर्स लॉन्च करें। और गाड़ियों की और उसके बाद धुआं छोड़ने वाली चीज़ों की कानून साजी की बजाय आप फोर्स पे जा रहे हैं। ट्रैफिक कवानीन की जो टीपा बनाई गई है एक अरसे से चल रही है, आप टीपा को पूछने के बजाय कि कौन से उन्होंने चीज़ें जो हैं सजेस्ट की हैं ट्रैफिक की बहाली के लिए, उसकी तरफ छोड़ के आप बाकी चीज़ों पे जा रहे हैं। फिर एक कंपनी जो बनाई गई थी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसका क्या हुआ? उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई? उसके तहत जो भर्तियां की गई थी वो लोग कहाँ हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? आपने उनसे नहीं पूछा। फिर आपने जो एक बड़ा कहा था कि जी कि हम एक बड़ा अप टू डेट सिस्टम लॉन्च करेंगे जिसमें गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम आपका कहाँ गया? आपने कानून जो बनाना था जिसमें ऐसी गाड़ियों को बंद करके उनके मालिकान के खिलाफ मुकदमा देने, जिन जिन चीजों का जिक्र आप करें, अगर ये सब कुछ कर तो दिया जाता है, एक्चुअली इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो आज हम ये मत कहें कि सांस लेना मुश्किल हो गया, स्मॉग हर जगह नजर आ रही है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे बात हमेशा की जा सकती है। और मैं एक मीटिंग में बैठा था, वहाँ पे जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब उसको चेयर करते हैं, इन्वायरमेंटल जुडिशल कमीशन है, उसके अंदर ये बात सेक्रेटरी इन्वायरमेंट ने कीजिए कि हमारे पास कौन से इख्तियार हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी को जो है ना वो हम बंद करके चालान करवा के उनको कर दे। हमने तो लेजिस्लेशन के लिए बारहा लिखा, हमारी समरी तो आगे नहीं जाती। ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात थी। सीटीओ साहब बैठे थे, यही जो मौजूदा सीटीओ साहब हैं, उन्होंने ये बात की थी कि हम किस कानून के तहत धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को अंदर कर दें और अंदर करने के बाद उनको उनके मालिकान पे पर्चे दे दें। हमें एक वायलेशन की कैटेगरी को एनहांस करना है और हमने भी लॉ डिपार्टमेंट को काफ़ी दफ़ा कहा कि इसको एडअप करें, हमें ये और आसानी दें ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन खामोशी है। जहाँ पे इतनी चीज़ें नज़रअंदाज की हों तो यहाँ पे सिर्फ ये जो आपको फैसले हैं जिसमें 1 अरब रुपया लगाया जाएगा, तखमीना लगा दिया, नया काम कर दिया, ये कर दिया, कल को कामयाब हो गया तो आप कहेंगे जी कि ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट था जी, हमने ये बड़ा जबरदस्त काम किया। आप कह रहे हैं इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अभी भी चेक एंड बैलेंस भी लोग रख रहे हैं, कितनी कार्रवाई होगी? एग्जैक्टली, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर। आपके पास पूरी मशीनरी है, आपके पास पूरे अड्डों पे मौजूद वो तमाम लोग हैं जो आरटीए के एक डिपार्टमेंट है, उसको कंट्रोल करता है आरटीए डिपार्टमेंट, उसके बंदे काम करें, कहाँ गए वो बंदे, क्यों नहीं वो चेक करते? आपको आरटीए डिपार्टमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट हासिल होती है, पुलिस की सपोर्ट हासिल होती है। क्या किसी ने पकड़ के बंदे अंदर दिए कि वो 60 की सीट जो थी टिकट थी वो 100 रुपये में बेच रहे थे, 100 की टिकट जो थी 200 रुपये में बेच रहे थे, ईद के दिनों में 10-10 गुना ज़्यादा किराया वसूल कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये मशीनरी को बनाकर मुतहर्रिक रखना ही असल काम है। हम मशीनरी तो खड़ी कर देंगे और मॉनिटरिंग और ट्रांसपोर्ट पुलिस तो बना के दे देंगे, लेकिन उसको मुतहर्रिक कौन रखेगा? क्या इनके साथ वही होगा जो 1947 से लेकर आज तक फोर्सेस के साथ होता रहा है? आप सिस्टम बनाते गए, चीज़ों को डेवलप करते गए, लेकिन सिस्टम फेलियर होता रहा क्योंकि ना आपने उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस रखा और ना कानून में उनको सपोर्ट दी और ना ही ऐसे लोगों की ईमानदारी को देखा गया कि वो अपना काम और अपने फर्ज ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यहाँ पे खराबी आई। 1 अरब साड़ने के बाद जरूर हो सकता है ये, लेकिन माजरत के साथ इससे कोई बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं आ सकती। अच्छा, इसके तहत ये भी कहा जा रहा है, इस पे एक कमेंट दुरेने आप आपका चाहिए क्योंकि आप कवर भी करते हैं मेट्रो बस और इसके साथ साथ ऑरेंज ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी, तो मुझे बताइएगा इसका कोई फायदा पहुंचेगा? ऑरेंज ट्रेन की सिक्योरिटी में तो पहले 1000 बंदा लगा हुआ है और एक कंपनी है सिक्योरिटी 2000 के नाम से गालबन, वो ऑरेंज ट्रेन ने तो उसको 5 साल का ठेका देती है ऑलमोस्ट। अब वो आप उसके लिए क्या करेंगे? दूसरी बात कि आपने चाइनीज जो काम कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स पे उनके लिए एसपीयू लगा दिया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, उसके बाद कोई गुंजाइश रह गई तीसरी फोर्स आप उसके अंदर करेंगे इंडक्ट? बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आपके काबिल लोग हैं, आप उनको काम लें, उनसे काम लें, जो परफॉर्म ना करे उसको घर भेज दें। बिल्कुल। खैर ये चलें, अभी तखमीना लगाया गया, देखें आगे इस पर काम कब शुरू किया जाता है। फिलहाल ये सिर्फ हमें कागजों तक, अखबारात तक बातें जरूर नजर आती हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। अगली खबर ये है कि वज़ीर आला ने अहकामात दिए और इन अहकामात को 3 माह बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। 3 माह गुजरने के बावजूद लाहौर पुलिस को थानों के लिए अराजी नहीं मिल सकी है। थानों के हालात हमारे सामने दुर्रे ने आप तो विजिट भी कर चुके होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हालात ये हैं कि अभी तक बिल्डिंग्स नहीं मिल सके हैं। बिल्डिंग्स के साथ साथ कुछ कारकर्दगी पर भी कोई गौर नहीं करता, तो क्या बिल्डिंग्स अगर मिल गई तो कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि माहौल से बहुत हद तक असर पड़ता है, लेकिन आपकी जहनी सेहत पे, आपकी कारकर्दगी पे, आपकी सोच पे और आपके अंदर जो फंडामेंटल चीज़ें आपके तय हो चुकी होती हैं कि आपने अवाम को जलील ही करना है, रोलना है और जहाँ से 4 पैसे आए उसी की तरफ चल पड़ना है, ये चीज़ों में नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन थानों की हालत अगर मैं आपको बताऊं कि आपने शायद ये धले फ्लैट्स के नाम सुना होगा, मॉडल टाउन के साथ है। अगर आप वहाँ पे थाना जाके देख लें जो फ्लैट में कायम है तो आप वैसे परेशान हो जाएंगे। और अगर आप जौहर टाउन थाना देख लें जो कि एक वफाकी कॉलोनी के बुसीदा फ्लैट पे कायम है, वो एक और ही परेशानी हो जाएगी। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स भी हैं। एक तो बोसीदा इमारतें किसी वक्त गिर भी सकती हैं, हालात ख़राब हैं। दूसरा, ऐसी सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशंस हैं वो आबादियों में नहीं होनी चाहिए किसी सूरत भी। खुदा न खास्ता एक लहर आपको पता चली थी कि पुलिस वालों पे अटैक्स होते थे और आप फिर उन आबादियों को निशाना बनाते थे और आसपास बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब वक्त की भी ज़रूरत है कि आपके पास टाइम, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक अमन अमान हो चुका है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में। हमें अब इन चीज़ों को अलहदा करना पड़ेगा, हमें डेजिग्नेटेड साइट्स पर जाना पड़ेगा, हमें स्पेशल साइट्स पे आबादियों से दूर करके थानों को अपनी जितनी भी फोर्सेस, लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज के जितनी इंस्टॉलेशंस हैं उनको अब दूर लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि कल को खुदा न खास्ता आप कोई बहुत ही हाई कैरियर किस्म का कोई बंदा वहाँ पे ट्रीट करें, लाएं, उसको करें, बहुत सारी चीज़ें होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। हमारे पास हालत ये है कि प्लॉट्स मौजूद हैं, आप लिख के थक गए हैं। और जब डॉक्टर DIG साहब थे, हमारे नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, जब से वो कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, उन्होंने उस वक्त लेटर लिखा था LDA को, DG LDA आहत चीमा साहब होते थे, और वहाँ से ये बात चली थी। थानों की डेजिग्नेटेड साइट्स मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मौजूद थी, लेने की बात चली, लेकिन वो काम ठप हो गया। उसके बाद बाकी आए, उन्होंने भी एफर्ट्स की, आगे लैंड नहीं ले सके। सारे सरकारी इदारे सरकार से लैंड लेके अपने अपने अलहदा ऑफिस बनाई जा रहे हैं। वासा जौहर टाउन में अपना ऑफिस स्टैब्लिश कर रहा है, दीगर इदारे अपने कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट वाले अपना एक ऑफिस जौहर टाउन में स्टैब्लिश कर रहे हैं। इन सारों ने ये लैंड ली है ना सरकार से, और सरकार को वो रेट जो सरकार अपने अलाइंड एजेंसीज को देती है वो आम शहरी को नहीं देती। इनको तो पहले ही सरकार 50% कम रेट्स पे ज़मीन दे रही होती है जो एक्चुअल लैंड कॉस्ट होती है। और अगर आपको 4 करोड़ का प्लॉट 1.5-2 करोड़ में मिल रहा है, आप उसको लेके उसको फौरी तौर पे एस्टेब्लिश करें और अपनी चीज़ें बनाएं। लेकिन इतनी बेतरद्दुद कौन करे? लेकिन यहाँ तो CM साहब ने भी कह दिया और 3 माह गुजर गए हैं तो अमल दरामद नहीं हो सका, तो फिर आगे भी जल्दी देखिए CM साहब ने तो ये भी कहा था कि अंडरपास जो है वो 4 माह में नहीं बल्कि 3 माह में बन जाना चाहिए, और बिलाखिर उनको आके वहाँ पे लेसन देना पड़ा। और उसके बाद में चीज़ें जो तेज़ हुई हैं वो भी मैं रोज़ सुबह शाम बताता हूँ, आप आगे देख लें। तो ये चीज़ें जो बीइंग चीफ मिनिस्टर उनको देखनी पड़ेगी कि उनके कहे और कहने के बाद जो असर ये इदारे लेते हैं उसको असर दिलवाना पड़ता है। ये चीजें सुन के ना फिर शहबाज शरीफ साहब का दौर नजर आता है कि जब वो कहते थे तो दौड़े लग जाती थी, फिर आपको चंद ही लम्हों में वो काम होता नजर भी आता था। देखिए वज़ीर आला अना जितनी भी अच्छी नीयत के साथ, अच्छे काम के साथ चलें, मैं इस चीज़ पे अब कन्विंस हो चुका हूँ कि उनको चलाने, उनको नाकाम बनाने में इसी ब्यूरोक्रेसी, इसी पुलिस सर्विस और इन्हीं लोगों का हाथ होता है। और यही आपके गुडविल और बैडविल जेस्टर्स बनते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आपको दुआएं और बददुआएं मिलती हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों के साथ आवाम जो है वो अच्छा बर्ताव या बुरा बर्ताव रखती है सियासतदान के तौर पे। आपको बिल्कुल भी इसमें मार्जिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इज्जत नफ्स का तो मसला होता ही है, ये आपकी सेह का मसला भी होता है। वज़ीर आला कह रहा है कि थानों की जगह दे दें, वज़ीर आला बेचारा 3 माह से इनको समझा रहा है कि जगह दें और जगह नहीं दी जा रही। इन द एंड ऑफ टाइम वो जब ये देखेगा कि कोई भी जो अफसर मुतलका SP SSP एडमिन का कोई भी बंदा इसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, जब उसको हटा दिया जाएगा तो फिर हम लोग ही तनकीद कर रहे होंगे कि ये देखें जी, बिल्कुल ऑब्वियसली उसके बाद फिर हल कोई नहीं ना होता है। खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारे पास अच्छी न्यूज़ है, वक्त कम है, लेकिन जुनेब आपका एक कमेंट चाहिए। ख्वाजा सराओं को तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिले देने का फैसला किया गया है। ये तबका हम देख रहे हैं माशरे में हमेशा से पीछे रखा जाता है,
और मेरे ख्याल से अब इस माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखिए हमें बहुत तेज़ी से तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि एक ख्वाजा सराय है जिन्होंने CA किया, अकाउंटेंट बन गए, और चार्टेड अकाउंटेंट कोई नॉर्मल शख्स का बनना भी आपको शाज़ो नाज़री मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला उनके अंदर एक महरूमी को देखते हुए एक अच्छी सलाहियत रखता है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि आप उनको ईजी लें, आप कहिए कि उनके अंदर सलाहियतें मौजूद नहीं है। ये कुदरत का निज़ाम है कि किसी की कमी को दूर करने के लिए उसके अंदर बेशुमार खूबियां और सलाहियतें पैदा कर देता है। आप उसको यूटिलाइज करें, देर है दुरुस्त है, आप अच्छी एजुकेशन में उनका कोटा रखें, सीट्स उनको दें और उनकी परफॉर्मेंस देखें, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे। उनका अगर कोई कुदरत के साथ अगर उनके साथ कुछ ऐसा हाथ हो गया तो आप तो ना करें ना, आप तो उनको लेके आगे चलें, बराबरी की सतह पे तालीम दें, तालीम के साथ एजुकेशन के बाद उनको नौकरी दें और उनको एक अच्छा फैसला किया गया और इस पर अमल दरामद भी फौरी होना चाहिए। थैंक यू सो मच दुरनिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, आप जानिए न्यूज़ हेडलाइंस और हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर लाहौर का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है और वो है स्मॉग। इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो चाहे कोरोना है, वो चाहे डेंगू है, वो चाहे स्मॉग है। हर रोज़ का एक मैसेज आपके लिए ये होता है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, फिर हमने देखना है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे रवैये ये हो चुके हैं कि हम इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं कि हम सिर्फ तनकीद पर जोर रखते हैं। आगाज़ मकसद ये है यहाँ से करने का कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, फिर हम देखेंगे कि बाकी लोगों का इसमें क्या किरदार है। शहर जिसको बागों का शहर कहा जाता था, इस वक्त हर जगह आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, शाम के औकात में चले जाएं, 3 से 4 बजे जो हमारा ऑब्वियसली घर जाने का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको इस कदर स्मॉग नज़र आ रही होती है, धुंध एक्चुअली नज़र आ रहा होता है कि ये जैसे धुंध है, सांस लेना मुश्किल होता चला जा रहा है। वजूहात इसकी क्या हैं, जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इदारों की, वो कितने मुतहरिक हैं, गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, महकमा माहौलियात इनको लेकर कितना मुतहरिक है, आज के शो में हम इस पर बात करेंगे। और ये मनाजिर हैं उस शहर के जिसको कभी बागों का शहर कहा जाता था, जिसकी कभी खूबसूरती में, जिसकी कभी सफाई में मिसालें दी जाती थी। सादिया खान इस वक्त बाहर मौजूद है, उनसे पहले बाहर के हालात जानते हैं। सादिया, थैंक यू सो मच। इस वक्त बताइएगा बाहर हालात क्या हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देख रहे हैं हर रोज़ हमारे सामने बदतरीन फिगर आ रहा है और बहुत अफसोस होता है जब हम ये देखते हैं कि शहर लाहौर का पहला नंबर है आलूदा तरीन शहर में। इस वक्त शहर की सिचुएशन क्या है? ना बहुत शुक्रिया, और अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रोग्राम में हमेशा ही लाहौर की खूबसूरती की और लाहौर के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको उठाती हैं और लोग जो हैं उससे अवेयर होते हैं। हम बात करते हैं लाहौर में माहौलती तब्दीलियों के हवाले से। आप सुबह और शाम के औकात में निकलें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ये धुंध है, धुआं है या स्मोग है। तो हमारे यहाँ आम शहरियों को तो यही अंदाज़ा होता है कि मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने के साथ ही जो है वो धुंध का राज लाहौर पर शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली जब महकमा मौसमियात से बात की जाए तो वो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि ये धुंध नहीं है। दिसंबर में जाकर जब लाहौर का मौसम मज़ीद सर्द होगा तो धुंध पड़ना शुरू होगी। ये धुआं और स्मोग है जो लाहौर पे हमें नज़र आती है। हम सारा दिन बाहर फिरते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी गंदी फ़ज़ा है। आपको गले में खराश भी महसूस होती है, आंखों में जलन महसूस होती है। आप 5 से 10 मिनट के लिए किसी जगह पे खड़े हो जाएं, आपको महसूस होगा कि आपके कपड़े, आपका फेस जो है वो इतना ज़्यादा डस्टी हो चुका है जैसे अभी आंधी चली हो। तो अभी बात करेंगे कि कौन कौन से अनासर हैं जो लाहौर की फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं। डेफिनेटली उसमें हमारे भट्टे भी थे, फैक्ट्रियाँ, स्टील मिल्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है इस आलूदगी में वो है हमारी गाड़ियों की। हर फर्द ये चाहता है कि वो कंफर्टेबल सफ़र करे, इसलिए गाड़ियों की बहुतात हम देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पर हमें नज़र आती है। 43% कहा यह जा रहा है कि आलूदगी में जो इजाफे का सबब है वो है गाड़ियाँ। और आलूदगी में इस इजाफे के सबब के हवाले से अगर बात की जाए तो महकमा माहौलियात ने यहाँ पर हमने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू की थी। पहले इनको आगाही दी गई कि ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उनको सड़कों पे ना लाया जाए। हमने गुज़िश्ता साल भी देखा कि ऐसी गाड़ियों के जुर्माने भी किए गए, उनको बंद भी किया गया, लेकिन ये कोई लाहेअमल नहीं है कि इसको हम समझें कि जी इस पर अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये काम रुक जाएगा। इस साल फिर हमने ये देखा है कि महकमा माहौलियात ने सिटी ट्रैफिक के साथ मिलकर और दीगर अदारों के साथ मिलकर ऐसे अनासर के साथ के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है जो कि फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं। आज अगर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर ने जो मॉनिटरिंग सिस्टम अवेज़ा की हैं
उनके मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में 350 से 400 रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि महकमा माहौलियात के पास 6 मशीनरी आलात हैं जो कि लाहौर की फ़ज़ा को मॉनिटर करते हैं, और उनकी जो रीडिंग है वो 24 घंटे बाद हमें बताई जाती है, और उस रीडिंग के मुताबिक वो ये बताते हैं कि लाहौर साफ़ सुथरा है। लेकिन जितने भी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से सिस्टम लगे हैं उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि लाहौर जो है आलूदा तरीन शहर है, और लाहौर की आलूदगी जो है हम खुद भी महसूस कर सकते हैं कि आप सांस नहीं ले सकते, आप कहीं बाहर खड़े नहीं हो सकते, कि आपको डस्ट महसूस होती है, सफोकेशन महसूस होती है, आंखों में जलन महसूस होती है। तो आज भी अगर हम महकमा माहौलियात की जानिब से बताई जाने वाली रीडिंग की बात करें तो उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जेल रोड पे तकरीबन 80 से 90 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा, जबकि जो इनकी जानिब से 6 मशीनें अवेजा की गई हैं उनमें से 4 खराब हैं, 2 काम अच्छा, कर रही हैं, 2 सादिया मशीनें सादिया ये तो आपने बता दिया ग्राउंड रियलिटी है, मुझे ये बताइएगा कि कोई आपको कभी कार्रवाई भी होती नजर आई है महकमा माहौलियात की जानिब से या फिर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से? हम बहुत सारी गाड़ियां ऐसी देखते हैं जिनके पास ना तो फिटनेस सर्टिफिकेट है, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं, कभी कोई कार्रवाई भी आपको आपके सामने होती नजर आई है? जी बिल्कुल, कार्रवाइयाँ बिल्कुल होती नजर आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि 7 नवंबर से महकमा माहौलियात ने भट्टे बंद कर दिए हैं। जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे वो सारे भट्टे बंद हैं, सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले भट्टे जो हैं वो काम कर रहे हैं। स्टील्स मिल्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाता है। 300 से ज़ायद लाहौर में स्टील्स मिल्स हैं। बंद रोड की तरफ में आप जाएं या आप किसी और ऐसे इलाके में चले जाओ, इंडस्ट्रियल इलाका है, वो दिन के औकात में तो आपको बंद नजर आती हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि रात को वो चोरी छुपे अपना काम करती हैं, जिसकी वजह से रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से आपको सुबह और रात के औकात में ज़्यादा सफोकेशन महसूस होती है। अभी महकमा माहौलियात ने कहा था कि इनकी जो छापामार टीमें हैं वो 24 घंटे काम करेंगी, उनकी छुट्टियां मनसूख की गई हैं, वो काम तो कर रही हैं लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियाँ इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि हमारी जो कुदरती वसाइल हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। एक अहम फैक्टर ये बताया जा रहा था, स्टेशन करें तो आप माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं। अगर माहिरीन से बात की जाए वो कहते हैं कि इस सीजन में खासकर चलें जी, हम माहिरीन की राय जानने की भी आज कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सादिया हमारे साथ ही, और बाहर के हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चीज़ें जैसे जैसे मेंशन हो उसके मुताबिक हम शो लेकर चलें और उस पर फिर हम जाने कि अब तक क्या क्या काम किया जा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। अनफॉर्चुनेटली ये जो तमाम सिचुएशन है ऑब्वियसली बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इसमें धुआं छोड़ती गाड़ियां जो हैं उनका 43% किरदार उनका है, तो हमने सोचा आपसे बेहतर हल तो कोई बता ही नहीं सकता, तो आगाज बताइएगा कहाँ से करेंगे? हर तरफ स्मॉग स्मॉग स्मॉग, और हमारे महकमों का ना रवैया ये है कि हम एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल देते हैं। जी हाँ, एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डालने का रवाज भी है हमारे यहाँ, और इनफरादी ज़िम्मेदारी को ओनरशिप ना लेना किसी भी चीज़ की, और इनफरादी ज़िम्मेदारी को महसूस ना करना, ये भी हमारे अंदर हमारे रवैयों में ये चीज़ पाई जाती है। बिल्कुल। गवर्नमेंट का जहाँ तक बात है बहुत ज़्यादा फोकस है उसके अंदर, जैसा आपने बताया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर आर द व्हीकुलर एमिशंस जो होती हैं। इस दफ़ा अगर हम ये देखें कि हम लोग बहुत पहले से ही सेंसिटाइज हमें किया जा रहा था, एंड वी वर ऑन द गार्ड। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने, अभी सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो 20 अगस्त से हमने अपनी एफ़र्ट्स शुरू की, और नॉर्मल जो हमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जो प्रोविज़न दी गई है उसके अंदर हमने नॉर्मल जो हमारे पास इख्तियारात हैं, हम फ़ाइन्स हमने गाड़ियों के करना शुरू किए ताकि ये लोग डिस्करेज हों, अपनी गाड़ियों को ठीक कराएं और उस तरह ख़राब पुरानी गाड़ियों को, इंजन जिनके वर्न आउट हुए हैं, रोड पे ना लेके आएँ। उस मद में अगर हम देखें जो हमारी इंडिविजुअल एफ़र्ट्स हैं, अभी तक हम लोग टिल डेट हम लोग कोई 31,699 चलान्स हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हमने कोई 70 से ज़्यादा गाड़ियों को इम्पाउंड किया है। ये तो होगी एक एफ़र्ट। ठीक। उसके साथ साथ जो मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट हमें सेंसिटाइज कर रही है, इस दफ़ा जो अच्छी चीज़ देखने में आ रही है वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन है एंड कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत अच्छी है पहले की निस्बत। वो किस तरह कि ये जो इख्तियारात हमारे पास बड़े मिनिमल थे, 200 रुपया छोटी गाड़ियों का फ़ाइन या मैक्सिमम 500 रुपया फ़ाइन, इस अमर को महसूस करते हुए कि अगर गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, बहरहाल दे वुड स्टिल प्लाई ऑन दी रोड्स, बिल्कुल ऐसे ही वो व्हीकल सारी रोड पे रहेंगी, उसका कैसे तदारुक किया जाए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई फ्रॉम एक इन्वायरमेंटल एक कमीशन बना हुआ है, वाटर एंड पावर कमीशन, जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की सरबराही में, उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट की।
जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जो रिस्पेक्टेबल जज हैं, उन्होंने बहुत लैंडमार्क डिसीजन दिया है कि स्मॉक सीज़न के अंदर इन फाइन्स को स्पेशल जुडिशल पावर्स के तहत हमें इख्तियार दे दिया है। तीनों डिपार्टमेंट जो आपने नाम लिया, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, सिटी ट्रैफिक पुलिस, कि हम लोग 2000 का फ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी सज़ा सख्त होगी उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अच्छा सीटीओ साहब, कथा कलामी माफ, मुझे लगता है कि अब चालान से हटकर हमें कुछ कानून साजी की तरफ जाना है, क्योंकि हालात अब इंतजार करने के नहीं। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शान पहुंचाया, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सीटीओ साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। चालान किए जाते हैं, लेकिन उन चालान का फ़ायदा ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि ये हमारे रवैये हैं कि हम सख्ती से चीज़ों को जो है ना अब समझने के आदी हो चुके हैं। ये कोरोना का केस हमारे सामने है। सारी सिचुएशन क्या है कि आपको बारहा कहा जा रहा है आपने मास्क पहनना है, लेकिन जब तक फ़ाइन नहीं किया जाएगा आप इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। जी हाँ, जो आप ब्रेक पे जाने से पहले बात आप कर रही थी कि अभी हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो एक डिसीजन आया है बड़ा अच्छा है। इस डिसीजन में ये भी हमें पावर्स दे दी हैं और उसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं सिंस 20 अक्टूबर। हमारी जॉइंट चेकिंग टीम्स, हमारी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की और सिटी ट्रैफिक पुलिस की, हम लोग 2 टीम्स हमारी हमने तशख़ीस दी हैं और वो अपना काम कर रही हैं। एक हम लोग फोकस कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा बड़ी हमारी गाड़ियाँ आती हैं, हैवी ट्रैफिक आती है। एक हमारी शादरा बदामी बाग वाली साइड पे, एक हम लोग बंद रोड और यतीम खाना वाली साइड पे फोकस कर रहे हैं, एक ठोकर न्याज बेग वाली साइड पे हमने फोकस किया हुआ है। उसके अंदर अभी तक हम सिंस 20 अक्टूबर जो अपग्रेडेड हमारे फाइन्स, एनहांस फाइन्स, हम लोग अंडर द जुडिशल ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं और अभी तक 241 हम लोग फाइन्स 2000 की मद में कर चुके हैं। सही। जितना ज़्यादा फाइन होगा ऑब्वियसली उतना पिंच भी करेगा वो, उतनी उसकी हीट भी फील होगी टू दी वायलेटर। इसके साथ साथ जो अच्छी प्रोविज़न हमें दे दी गई वो ये है कि अगर हम फाइन करते हैं, गाड़ी चलती रहे, उससे इसका सलूशन नहीं होता इस प्रॉब्लम का। तो उसके तहत हम जो नई प्रोविज़न हमें दी गई है, इख्तियार जो हमें दिया गया, उसके तहत अभी तक हम लोग 80 गाड़ियों को इम्पाउंड कर चुके हैं। बड़ी गाड़ियाँ, कमर्शियल व्हीकल्स, 3 दिन के लिए गाड़ी को हम इम्पाउंड करते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अपने उसका डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है। सही। और गाड़ी जब तक आप रिपेयर नहीं करेंगे, फिटनेस आप नहीं करवाते फ्रॉम दी मोटर व्हीकल एग्जामिनर या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो फिटनेस का जो इदारा है, तब तक गाड़ी दोबारा उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किए जाते। बहुत ज़रूरी था कि ये स्टेप्स लिए एग्जैक्टली। जाएं। तो ये वाली प्रोविजन भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ जो एक अच्छी हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वो किस तरह कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज हैं वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और हमें गाइड करते हैं टू आवर ट्रैफिक वार्डन्स थ्रू दी वायरलेस। और उन गाड़ियों को भी हम रोक कर तो उनके खिलाफ हम लोग जो इन्फोर्समेंट वाला काम है वो हम कर रहे हैं। हम ये सारा कुछ करते रहेंगे। इतना बड़ा चैलेंज है लाहौर के अंदर कि जो 70 लाख के करीब लगभग रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं फॉर ऑल टाइप्स जो हैं, इसके अलावा डेली इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ या व्हीकुलर ट्रैफिक जो बाहर से आती है हैवी, तो इन चीज़ों को हम तब तक नहीं हम बेहतर बना सकते अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर तकिया किए रहेंगे या गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स की हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी सारी गाड़ियों को चेक किया जा सके। उसके लिए हमें इनफरादी जिम्मेदारी भी महसूस करनी है और हम ये देखें कि हम इनडायरेक्टली लोगों की हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें अपनी गाड़ियाँ जिनकी ख़राब हैं, जो चिंची रिक्शाज ऐसे हैं, जो बड़े बसेस या ट्रक्स हैं हमारे जो डीजल इंजन वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एमिशंस करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको टिप आपके चैनल के तवज्जो से देना चाहूँगा। जापान में इसके ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन है कि आइडल रनिंग आप गाड़ी की नहीं कर सकते। मींस कि कहीं गाड़ी डेड स्टॉप होगी या कहीं खड़ी तो गाड़ी का इंजन ऑफ करेंगे आप। तो ये बेसिक चीज़ें हमें अपने अंदर लेके आनी है। और हर बंदा जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा कि कहीं गाड़ी अनड्यू पार्क्ड है, ड्राइवर्स हमारे खड़े रखते हैं गाड़ियों को पार्क्ड और धुआं निकल रहा है, तो इनडायरेक्टली वी आर एडिंग व्हीकुलर एमिशन टू द एनवायरनमेंट। गाड़ियों को बंद रखें। जिनकी गाड़ियां खराब हैं हर जगह गवर्नमेंट चेक नहीं कर सकती। आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है और अपनी गाड़ियों के इंजन रिपेयर कराएं। थोड़े बहुत चंद हज़ार का खर्चा है, लेकिन उससे कितनी इंसानी जानें आप बचा सकते हैं। तो हम सबको कलेक्टिवली ये वाली सोच रखनी है और मिलजुल कर हमारा साथ देना। बिल्कुल, आपने सही कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मैं आना चाहूँगी। फिटनेस सर्टिफिकेट बार बार कहा जाता है कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है? जी हाँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ़ेक्टिव व्हीकल फिटनेस रजीम को इन्फोर्स करना, पॉलिसी बनाना, इम्प्लीमेंट करना, कवानीन को उनके दायरा अख्तियार में है।
उसमें यही कहूँगा कि जिस तरह वेस्ट में है, जिस तरह सिविलाइज्ड माशरे में या कंट्रीज़ में होता है, उस लेवल की हमारी ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी इश्यूज़ भी हैं और व्हीकल फिटनेस रजीम वैसी नहीं है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हम बार बार फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि इंडिविजुअल अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। डू यू थिंक कि हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी अब रुख करना है और सेमिनार्स कराने हैं, बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाना है? बहुत अहम रोल है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का, स्कूल्स के स्टूडेंट्स का, क्योंकि ऑब्वियसली आगे चल के इन्होंने ही मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। तो क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी है ये? एजुकेशन, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी डन, और उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। रोड सेफ्टी, ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से हो, और इससे इंटरलिंक्ड हमारा एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात है, उसके ऊपर हमें अपने बच्चों में आगाही देनी है, क्योंकि इन्होंने आगे बड़े होकर अपने रवैये, और अभी बचपन में अगर हम उनके माइंड्स को चेंज नहीं करेंगे और सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो ये ऐसी ही चलती रहेगी जिस तरह चलती आई है आज तक। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल मीडिया चैनल्स, हमारी पब्लिसिटी, वाइड पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कोविड के जो एक सेकंड वेव है उसमें से भी हम लोग गुजर रहे हैं, तो स्मॉग उसके अंदर भी एक नेगेटिवली पार्ट प्ले करती है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें सबको चाहिए कि जब हम पब्लिक प्लेसेस में जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ आप उससे कोविड-19 से आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे, बल्कि जो माहौलियात की आलूदगी उसके साथ से भी आप बच सकेंगे। जी सही। और ये हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं, वो चाहे कोरोना की बात की जाए, वो चाहे स्मॉग की बात की जाए। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझेंगे तभी इन चीज़ों का हल जो है वो मुमकिन हो सकता है। शहर की ट्रैफिक की तरफ मैं आना चाहूँगी। बेहंगम ट्रैफिक, कुछ रोड्स तो ऐसी हैं कि फिंगर टिप्स पे अब शहरियों को पता है कि इस रोड पे इस टाइम पे जाएंगे तो आप ट्रैफिक में स्टक हो जाएंगे। कोई हल इसकी तरफ निकाला जाए? शहरियों को इसलिए पता है कि वही रोड्स हैं, वही रोड्स की कैपेसिटी है, वही रोड ज्योमेट्री है, वही रोड इंजीनियरिंग है, तो वो जब वैसी रहेंगी तो ऑब्वियसली पीपल एग्जैक्टली नो। तो उसके लिए अभी कोई 2-3 दिन पहले इसके ऊपर भी हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हैं। सीएम साहब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लाहौर स्पेसिफिकली कि इन इश्यूज़ को बेहतर बनाया जाए। उसके लिए पिछले दिनों भी हमने विज़िट किया, उसमें DG LDA हमारे साथ थे, कमिश्नर साहब के साथ हम लोग गए ऑन ग्राउंड। दाता दरबार की मिसाल ले लें तो वहाँ पे हमारे कंजेशन पॉइंट्स हैं, जो पैदल पासर्स बाय हैं, जो रोड क्रॉसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक वहाँ पे होती है, इम्पेडिमेंट आता है हमारा स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक में। उसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसकी ऑन ग्राउंड फिजिबिलिटी हो रही है स्टडी, वो हम लोग खुद गए ऑन ग्राउंड, जाके हमने देखा, डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे। उसके बाद हमारा फिर शिमला पहाड़ी वाला जो एरिया है वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ जाके हमने देखा कि किन रोड्स के अंदर हमने रोड ज्योमेट्री बेहतर करनी है, कैसे वन वे करना है, कैसे डबल वे करना है, किन सड़कों। इसके अलावा गड़ी शाहू में हम लोग गए ऑन ग्राउंड ऑन द सेम डे। तो वी आर वर्किंग, एटलीस्ट द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग। और जब हम अभी प्लान करेंगे, उनकी एग्जीक्यूशन करेंगे, फिरदौस का एक अंडरपास आपकी नॉलेज में वो बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन दी लॉन्गर रन इंशाल्लाह ताला जो लाहौर के शहरी हैं, जो हमारे विजिटर्स जो आते हैं शहर में, उनको ऑब्वियसली इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। सही। अब लोगों को अपडेट रखना, आपकी रेडियो FM भी है और फिर एप्लीकेशन भी है, लोग इससे फ़ायदा तो उठा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि लोगों में अवेयरनेस टाइम टू टाइम कैंपेन्स ऐसी शुरू की जाएं। अगर हम देखें कि हेलमेट के हवाले से कैंपेन शुरू की जाती है, लोगों को अवेयरनेस, उसके बाद फिर आप ऐलान करके कि इसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ टाइमली एक हम देखते हैं, क्यों इसको हम एक ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं रखते? जी हाँ, ऑनगोइंग हमारा है प्रोसेस। अगर आपने हेलमेट्स की बात की, जो हमारी कैंपेन थी, जो हमने यहाँ पे भी मैंने आपके बताया, आपके चैनल पे भी, बाकी भी हमने बहुत ज़्यादा उसका वो हमने बताया लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से। वो 21 सितंबर से हमारी इन्फोर्समेंट स्टार्ट थी और आज तक चल रही है। वी आर फोकसिंग ऑन 4 मेन थिंग्स: यूज़ ऑफ हेलमेट्स, वन वे वायलेशंस, अंडर एज ड्राइविंग एंड लेन लाइन डिसिप्लिन। हम लोग इस पे फोकस किए हुए हैं। सेफ सिटी भी साथ दे रही है। हमारी चलाने की जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले दिनों आपकी नॉलेज में होगा, हमने एक होंडा सिविक गाड़ी पकड़ी जिसके 160 दफ़ा उसने सिग्नल्स जंप किए हुए थे, 78,000 रुपये उसका फाइन था। एंड लाइकवाइज मेनी अदर एग्जांपल्स आर देयर। हम लोग काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारी चैलेंज मैंने बताया, इतनी 1 करोड़ के करीब लगभग उसको, और एक शिफ्ट में हमारे 1000 के करीब हमारे वार्डन्स ऑन ग्राउंड होते हैं। तो ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो इन्फोर्समेंट भी करें, रेगुलेशन भी करें, ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स भी हम मैनेज कर रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल्स भी चला रहे हैं।
तो वी आर अंडर स्टाफ्ड, वी आर अंडर रिसोर्स्ड, लेकिन हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने स्टाफ की कर रहे हैं और जो ह्यूमनली पॉसिबल है वी मेकिंग एन एफर्ट जी। बिल्कुल, और कोशिश ही की जा सकती है कि आप अपना बेस्ट कर सकें। ये वो मामलात हैं जिसमें ताउन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीटीओ साहब, इन द एंड आप कोई मैसेज लाहौरियों को देना चाहें? लाहौरियों को जी यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग सब अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी उसको हम पूरा करें। अगर हमारी गाड़ी कोई धुआं छोड़ती है तो सबको पता है कि इंजन पुराना है, रिंग पिस्टन्स बर्न आउट हो गए हैं, तो उनकी अपनी गाड़ियों को इंजन हम रिपेयर कराएं ताकि हम क्लीन और साफ माहौल हम लोगों को दे सकें। बिल्कुल, और अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तभी हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, विश यू गुड लक। जो चीज़ें आपने शहरियों की बेहतरी के लिए, शहर की बेहतरी के लिए शुरू की हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़िन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और फिर नाज़िन हम जानेंगे कि माहौलियात जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है, महकमा माहौलियात का किरदार क्या है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्मॉग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अब चीज़ों के बारे में असल हकाइक क्या हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली हमें स्मॉग नज़र तो आ रही है, लेकिन ये स्मॉग है क्या, मुतासिर इससे कैसे हो सकते हैं, कौन से वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है इस जद में है कि हमें हर तरफ धुएँ के और आलूदगी के बादल नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ें समझना और आप लोगों को भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे हमारी सेहत मुतासिर हो रही है। तो इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सैयद मोहम्मद अजमल रहीम साहब जो कि माहिर माहौलियात हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा कि आपने आज इस टॉपिक को छेड़ा। मैंने वैसे 5-6 प्रोग्राम इंडिविजुअल भी किए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम स्मॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली, क्योंकि हम स्मॉग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्मॉग असल में है क्या? स्मॉग पे मैंने बहुत काम किया है। लफ्ज़ स्मॉग है और ये स्मोक धुआं जमा फोग, इन दोनों का जब कम्बिनेशन होता है ना तो ये स्मॉग बन जाती है। अब ये 2 किस्म की स्मॉग होती हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। एक होती है प्राइमरी स्मॉग जो सारा साल चलती है, और एक होती है सेकेंडरी स्मॉग। जब ये गैसेस ऊपर जाके, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, आपस में मिलती हैं तो ये एसिडिक रेन बनती है, यानी कि इसका वो कह रहे हैं कि कम्बिनेशन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ऊपर जाके मिलती है ना, फिर जो हशर करती है ना हमारा, वो कोरोना भी कुछ नहीं करता जो वो हशर करती हैं। एसिडिक रिंग आपने नोट किया, अगर सूरज की रोशनी एक मीना नीचे नहीं आती, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो लेयर बन जाती है। बिल्कुल। और फिर उस पे सबसे ज्यादा और ये सेम सिचुएशन हमें आजकल नजर आ रही है, ये सेकेंडरी स्मॉग, बिल्कुल, ठीक है। ये हम सिर्फ 3 महीने को लेते हैं, असल पूरा साल हम इस पे कर रहे होते हैं। एक लफ्ज़ है, आप अगर थोड़ा सा मैं आपको एथोनोजिया, एथोनेजिया, ठीक है ना, या मर्सी किलिंग, तो वो हम अपने साथ वो काम कर रहे हैं, आसान मौत लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एंड वी आर डूइंग इट। और इसमें हर एक का रोल है। अब सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट कौन होता है? उसमें ह्यूमन बीइंग, इंसान, जानवर, पौधे और नेचर हमारे, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा थ्रेट किसको है? बूढ़े लोगों को, सही, ठीक है, जो सुबह वर्जिश करते हैं, छोटे बच्चे, एक लेस देन 1 ईयर वाले बच्चे, और जो अस्थमा के लोग हैं। ये तो फैटल, यानी कि कह लें कि एक ऐसी कंडीशन पे बैठे हैं किसी वक्त भी इनको प्रॉब्लम आ सकता है। अब इस पे असरात के आपको कैसे पता चलता है कि स्मॉग के आपके क्या आ रहे हैं? एक तो इरिटेशन बहुत होती है, आप ना बाहर निकलें तो आपको अजीब से आंखें भी ऐसे बंद कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 नमूनिया हो गया। ये अक्सर आजकल डॉक्टरों के किसी क्लिनिक पे चल जाए, नमूनिया के पेशेंट बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रश लगे हुए हैं। चेस्ट पेन, सही, ठीक है। उसके अलावा गला खराब, कफिंग और जुकाम। अच्छा, ये 1 घंटे में 2 सिगरेट की डब्बियाँ पी लें, उतना नुकसान ये आधे घंटे में कर जाता है आपके लंग्स यानी को, इस कदर नुकसानदेह है जी। अच्छा, फिर ये अभी मोटरवे बंद हो जाएंगी, अभी वहाँ पे फैटल एक्सीडेंट होते हैं जिसमें डेथ भी होती है और जिसमें आपकी जख्मी भी होते हैं वो। उसके अलावा फ्लाइट्स आपकी डिले होती हैं, वहाँ पे आपको इरिटेशन होती है, ये इसके नुकसानात हैं। सही। और फिर डिफेक्टिव बर्थ, आजकल आप चले जाएं हॉस्पिटल्स में, जब ये 3 महीने बाद जब जितने बच्चे पैदा होंगे उनको कोई ना कोई नुक्स जरूर, किसी का सर छोटा,
किसी का सर बहुत बड़ा, किसी का यहाँ पे कट पड़ा होगा, ये ड्यू टू स्मॉग है जो माँ इनहेल करती है और बच्चे पे सबसे ज़्यादा असर करती है। ठीक है, उसके बाद अब जानवरों पे आ जाएं। आपके दूध देने वाले जानवर, वही चीज़ों का असर जो इंसान पे होता है, आपके दूध जो पी रहे हैं उस पर भी, आप जो मछली खा रहे हैं और जो आप परिंदे वगैरह खा रहे हैं, मुर्गियाँ वगैरह, वो सब अफेक्टेड है। सही। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स है। अब फोटोसिंथेसिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट्स। जब खुराक नहीं बनेगी तो क्या वो सेहतमंद आपकी सब्जी होगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप नोट करें जनवरी फरवरी में आपको दरख्त पौधे जल जाएंगे, ऐसे ही, ठीक है ना, जैसे आग लग गई, ठीक है, वो हो जाएंगे। और जितनी वो सब्जियां, जितने फल जितने आएंगे वहाँ पे निशान बने होंगे, अभी से हमें पौधों के हालात इस तरह से नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ड्राई और मिट्टी ऊपर पड़ी हुई है। और देखें उसके बाद नेचर, आप बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। ठीक है, अब आप इसकी वजूहात पूछेंगे। ठीक है, आज तो आपको तो वैसे मैं ही बोली जा रहा हूँ, आपको बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। नहीं, जरूर, और आपकी आप मौजूदगी का मकसद भी यही है कि आप कम से कम चीजें हमें बताएं। अच्छा, 3 वजूहात, एक कुदरती, ठीक है, एक सोशल इंतजामी वजूहात, माशरती वजूहात और इंतजामी वजूहात। ठीक है, कुदरती वजूहात को तो छोड़ दे, वो तो अल्लाह ताला, एक फॉरेस्ट फायर बहुत लगती है, वो सारा धुआं ऊपर चलता है गर्मियों में। उसके अलावा पेबल्स गिर रहे हैं, और ये तो अभी भी हो रहे हैं कि आप कूड़े को जो है आग लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं वो सोशल में आता है, वो सोशल में आता है। अब आ जाए माशरती वजूहात। माशरती वजूहात में आपका जो गाड़ियों का धुआं सबसे ज्यादा लाहौर में, आपको पता है दुनिया में नंबर 1 पे हम इंडेक्स लाहौर है। बिल्कुल, इससे कबल सीटीओ साहब हमारे साथ थे और हमने इसी पे बात की है। अच्छा, उसके बाद बरने, अच्छा चले जाए महमूद बूटी पे, वहाँ पे जो फ्यूल यूज हो रहा है, वो आपके चैनल ने बड़ा अच्छा किया, थोड़े से आंखें खुली हैं, वो बैटरियां जल रही हैं और टायर जल रहे हैं। ठीक है, फिर हैवी ट्रैफिक की आपने बात कर ली होगी, फसलों को आग लगाना, फसलों की बाकियात को आग लगाई जाए। थ्रेशिंग जब करते हैं गर्मियों में, जो यहाँ चावल की या उसकी, सारे आप चले जाएं, सारे उसके पार्टिकल्स हवा में जा रहे हैं, आप सांस नहीं ले सकते उस वक्त। फिर पेस्टिसाइड का स्प्रे हमारे रूथलेसली होता है और कोई उस पर गाइडलाइन नहीं है कि कितने परसेंटेज पानी डालना है, कितने परसेंट, वो सारे फ्यूम हवा में जा रहे होते हैं। फैक्ट्रीज, काला शाह काकू खड़े होकर सांस ले लें आप जरा, और आप महल्ले में फैक्ट्रियां लग गई हैं। पत्तों को आग लगाना, पहले माली पत्ते जमा करके खाद बनाते थे, अब पत्ते आग लगा देते, और रोजाना होता है ये, हर सोसाइटी में होता है और कोई बंदा पूछता भी नहीं है। और फिर सिगरेट का इस्तेमाल रूथलेस, बसों में, आम जगह पे, कोई कॉर्नर बनाया नहीं कि ये स्मोकिंग एरिया है या नहीं, लोग खुले पब्लिक प्लेस पे आप हर जगह देख लेंगे, ये बहुत आम हो चुका है। अब आ जाए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट, सो रहे हैं, वो जो मैंने पहले मर्सी की लिख, ये हमें मार रहे हैं। और एक डिपार्टमेंट सिर्फ है हमारा, वो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। ठीक है, आगे चले, नो कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका तो हम बार बार जिक्र करते हैं। आगे चले, अच्छा, फिर स्मॉग एक्ट नहीं है, मजे की बात है। लॉस एंजलिस में और दूसरे जब स्मॉग का प्रॉब्लम आया ना, स्मॉग का, तो उन्होंने एक्ट बनाया। ठीक है, हमारे यहाँ इस पे काम ही नहीं हुआ। एक्ट बनेगा तो काम चलेगा। उसके बाद लिंकेज कोई नहीं, ना वो लोगों के साथ कोई लिंकेज है, ना कुछ, सिर्फ एक काम चल रहा है अवेयरनेस का, जो हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एबटाबाद जाते हैं ना, ठंडियानी स्टोन क्रशिंग, वहाँ पे चले जाए, मारगला हिल में स्टोन क्रशिंग, कितना वहाँ पे धुआं, मिट्टी, और कोई बंदा पूछने वाला नहीं, इनको कोई बंदा नहीं। ये वो सब अवामिल हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये वजूहात बन रहे हैं स्मोकिंग। एक थोड़ा सा अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आज आपको पूरा सुनाऊंगा। अच्छा, फिर दुनिया जहाँ भी चले जाए, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती है, डैम बनते हैं यहाँ पर, वहाँ पे पानी का छिड़काव जरूर होता है। मेट्रो बनी, कभी पानी छिड़कता देखा? सारा साल आप लोगों ने मिट्टी खाई और हवा में गई। और चिमनियाँ, बिल्कुल ठीक है, वो भट्ठों वाला, हमारे यहाँ पे ये काम होता है कि जी ये काम नहीं होता, उसको बंद कर दो। ठीक है, और अगर बात की भी जाती है तब जब आपके सर पे मुसीबत आ जाती है, तब आप कहते हैं कि जी कार्रवाई कर दें, ये पूरा साल काम करना पे मुंतकिल कर दें। अब इसके मेजर्स, क्योंकि आपने मुझे बड़ा थोड़ा टाइम दिया, मैं इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। प्रिवेंटिव मेजर्स है एक, जो हमें करने हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स है, और अवेयरनेस तो आप कर रहे हैं। अब सिटी 42 को सलूट करना चाहिए लोगों को, कि जितना काम सिटी 42 ने स्मॉग पे किया है ना,
वो मेरा ये तीसरा इंटरव्यू है इस पे, वो घर पे बैठ के भी किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपका प्रोग्राम ऑन एयर होता है अगले दिन छापा पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इनको जगाना पड़ेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, इनकी लिंकेज क्रिएट करना पड़ेगा। मज़े की बात है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में एक CSR है, आप ये जैसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आपके एरिया में आया हूँ, कितने मिलियंस महंगे अमीर लोगों की फैक्ट्री हैं, सबसे गंदा आपकी इस रोड पे पड़ा हुआ है, वो नाले से चीज़ें निकाल के बाहर फैले। CSR का मतलब होता है कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके जुम्मे पाओ जो फैक्ट्रियां लगाते हैं। दुनिया भर में ये काम होता है, स्वाय हमारे पाकिस्तान में ये एक देला नहीं निकालते, जो फैक्ट्री बनाता है वो रूल्स को एक देला नहीं निकालते। मैंने CSR का हेड था मैं, तो मैंने इस पे काम किया, तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जी ਅਸੀਂ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दे हैव नॉट टेकन इट सीरियसली। अजमल साहब हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, थोड़ा अभी नहीं मैं जाने दूंगा, अभी सुनती जाए। अच्छा, फिर लोगों को चाहिए, घरों पे बचपन में पानी छिड़कते थे ना जी, तो पानी को छिड़कना शुरू किया आजकल। 60 फुट का आगे आपके सड़क होती है, शाम को पानी छिड़क दे। उसके अलावा जो टप बन रहे हैं, ड्राई क्लीन्स की दुकानें, फ्रिज, गैसेस, ये जितने, और आखिर पे EIA, इसे कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कितने % लोगों से पैसे लेके इन्होंने पौधे लगाए, और पौधे एक ही हल है इसका, सिर्फ प्लांट्स। और प्राइम मिनिस्टर साहब का तो फोकस भी इस पे है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सुन लें। पिछले साल पंजाब में 10 करोड़ पौधा लगा, अब उसकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए, अब वो पौधे मर रहे हैं। उस फायदा क्या हुआ कि अरबों रुपए खर्च करके अब आप उसको प्रोजेक्ट को लपेट दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ना ये बातें थी जो मैं ऑन एयर करना चाह रहा था। अब आप चले, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, हम माहौल को साफ कैसे रख सकते हैं? शहरियों के लिए भी कोई मैसेज होना चाहिए। शहरी देखे, मैंने इतनी बातें की हैं, अगर घर के बाहर कोई किसी ने पत्तों को आग लगाई है, जाके उसको पूछे तो सही। बिल्कुल। अच्छा, जिसका धुआं निकल रहा है गाड़ी का, लड़ाई प्लीज बिल्कुल मत करिएगा। ये अभी एक छोटा सा वाक्या भी हमने दिखाया है कि मोहल्ले में लड़ाई हो गई है, तो गाड़ी का धुआं निकल रहा है, वो किधर सो रहे हैं वो जो गाड़ियां चेक करने वाले, ठीक है। ट्रैफिक प्लान, एक टीम आ जाती है, बस तरीका होता है जी सड़कें बंद कर दो, पूरा लाहौर चौक हो जाता है। भी एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे आपकी ट्रैफिक ना रुके। बिल्कुल। फिर एनक्रोचमेंट्स ये सारी दूर करें, आपकी ट्रैफिक मूव करेगी। बिल्कुल, ये वो सब अवामिल है। ये वो कैंट का एरिया देख ले जाके, कैंट में इंडेक्स जो है ना वो लेस देन 100 है, और आपका जो ये जो जेल रोड है वो 480 है। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त चीजें आपने हमारे साथ शेयर की हैं। आई होप कि वो लोग जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है, वो रिस्पॉन्सिबल जो इदारे हैं वो भी ज़रूर ये तमाम मैयस जो है देखेंगे, और हम भी बहैसियत शहरी अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम में अभी एक ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए है, और वो ये है कि स्टाइलो अपने जो यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन लेकर आया है। स्टाइलो पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है, और 70 से ज़ायद शहरों में 150 से ज़्यादा जो है ब्रांड आउटलेट्स के साथ पाकिस्तानी जूते की सनत में सबसे बड़ा नाम है, और सबसे ज़्यादा पहचाना भी जाता है। स्टाइलो पाकिस्तानी खातून के लिए सर से पाँव तक फैशन ही फैशन जो है वो लेकर आया है। जूते, बैग्स की यहाँ पर ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टाइलो एक ऐसा ब्रांड है जो गर्ल्स स्टैंड टॉल के नारे के साथ जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में चल रहा है। स्पेशल जो है यहाँ पर जूतियों की कलेक्शन भी है। स्टाइलो की वेडिंग कलेक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त वेडिंग कलेक्शन जो है वो स्टाइलो की जानिब से मुतारिफ कराई गई है। ऑनलाइन भी आप जो है वो स्टाइलो की वेडिंग कलेक्शन विजिट कर सकते हैं। इस साल स्टाइलो ने शादियों के हवाले से जूते, बैग्स और एसेसरीज की ज़बरदस्त वाइड रेंज मुतारिफ कराई है। कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ जूतियाँ जो हैं, स्टाइलो के शूज़ जितने भी हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जब भी आप शूज़ खरीदने जा रहे होते हैं तो आप स्टाइल के साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पर करते हैं वो होता है कि कंफर्टेबल जूते हैं या नहीं हैं। और अगर आप शादी के लिए ज़बरदस्त अपनी शॉपिंग करना चाह रहे हैं, कंफर्टेबल शूज़ और साथ ही साथ स्टाइल भी आप मद्देनज़र रखना चाह रहे हैं, तो स्टाइलो आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेंज मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग कलर, और साथ ही साथ ना सिर्फ वेडिंग सीजन के लिहाज से बल्कि विंटर के लिहाज से भी। और अभी जो शूज़ मैंने पहने हैं, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ हैं। कलर्स आप देख सकते हैं, तो ज़रूर विजिट कीजिए स्टाइलो
की आउटलेट। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त के आपके फेवरेट शूज़ जो हैं वो कलर्स के हिसाब से भी और कंफर्टेबल शूज़ भी आपको स्टाइलों पर मिल सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।